से आज सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। प्रवीण जी कचोले साहब मेरे अच्छे मित्र, मेरे मेंटोर कहूँगा, जो कई चीज़ें मैं इनसे पूछता भी। आज पहली बार मुझे इनके सामने बोलने का सौभाग्य मिला। ऐसा कोई कमी हो तो बता देना आप, ठीक है ना। तो इनको मैं स्पेशली इनवाइट कर रहा हूँ कि किसी एक सब्जेक्ट पे आप अपनी कंप्लीट तैयारी करके आए हैं, और ये मेरे यूट्यूब चैनल का सौभाग्य होगा कि ये चीज़ यूट्यूब पे भी पोस्ट होगा। इसलिए ऑफ कैमरे वाले सवाल नहीं, ऑन कैमरे वाले सवाल पूछना। ठीक सर, वेलकम। देखो, वैसे तो जोशी जी ने कोई चीज छोड़ी नहीं है और इनसे कोई चीज छूट भी नहीं सकती, किंतु फिर भी कुछ चीजें जैसा कि ये बता रहे हैं तो मैं प्रयास करता हूँ, है ना। देखिए, हम दो चीजें देखते हैं। एक देखते हैं हम बैंक, और एक देखते हैं हम नॉन बैंकिंग कंपनियां, जिनको एनबीएफसी कहते हैं। अब इन दोनों में एक बहुत बेसिक एक फर्क होता है। फर्क ये है कि एक जगह पब्लिक मनी यूज आती है और एक जगह पब्लिक मनी यूज नहीं आती। वैसे कहीं कहीं पर कुछ कुछ एनबीएफसी में पब्लिक मनी का यूज होता है, पर सब में नहीं। अब पब्लिक मनी किसको कहते हैं? पब्लिक मनी उस मनी को कहते हैं वास्तव में जो सबकी संपत्ति होती है, जैसे शासकीय संपत्ति, वो सबकी संपत्ति है, तो उसको हम पब्लिक मनी कहते हैं। तो पब्लिक मनी क्या होती है? जो सबकी संपत्ति है, वो पूरे भारत के हर एक व्यक्ति की संपत्ति है। अब वो कैसे है सबकी संपत्ति? देखिए, जब बैंकिंग को प्रभाव में लाया गया, बैंक कैसे बनी? कुछ तो शासन ने पैसा दिया, कुछ पब्लिक ने पैसा दिया। अब शासन के पास पैसा कैसे आता है? शासन के पास पैसा वास्तव में पब्लिक से चलता है, शासन कुछ तो कुछ करती है। तो जो शासन का पैसा है या पब्लिक का पैसा है, ये दोनों एक जैसा पैसा है। तो ये पैसा शुरू में बैंक में गया, फिर बैंक ने पब्लिक को लोन दिया या किसी व्यक्ति को दिया, इंडिविजुअल को किसी को लोन दे दिया। तो अब वो पैसा वास्तव में किसका है? वो है गवर्नमेंट का, पब्लिक का पैसा है, वो किसी इंडिविजुअल के पास गया है। अब इस इंडिविजुअल के द्वारा यदि इस प्रकार के लोन को यदि किसी प्रकार से वो डिफॉल्ट करता है, तो ये वास्तव में किस चीज का डिफॉल्ट है? ये पब्लिक मनी का डिफॉल्ट है। पब्लिक मनी को कहते हैं हम भू राजस्व। एक इसको बहुत टिपिकल वर्ड है ये, भू राजस्व। भू राजस्व क्या है? भू राजस्व वो एक शब्द है जो कि पब्लिक मनी के लिए यूज किया जाता है, और इसको वसूली के लिए जो वसूली अधिकारी होते हैं वो तहसीलदार, क्यों राजस्व के अधिकारी जो राजस्व की वसूली करते हैं, उनको ये पावर है। तो वास्तव में ये क्या है? भू राजस्व। अब भू राजस्व की जो वसूली है, आप हर चीज की वसूली को बाईपास कर सकते हो, किंतु भू राजस्व की वसूली कभी बाईपास नहीं करते। इसलिए जब हम, चूंकि मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, तो मैं कई जगह इस शब्द को लिखा हुआ देखता था, इसकी वसूली भू राजस्व की तरह हो सकती है, इसकी वसूली भू राजस्व की तरह। यानी आप कोई डिफॉल्ट यदि करते हो किसी प्रकार का, जैसे सपोज देख आपने कोई टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स नहीं दिया, या आपने कोई जीएसटी नहीं दिया, तो जीएसटी की वसूली कैसे होती है? भू राजस्व की तरह। और भू राजस्व की जो वसूली होती है वो बिल्कुल हार्डकोर होती है, इररिकवेबल, यानी उसको आप किसी प्रकार से बाईपास नहीं कर सकते। तो कभी भी भू राजस्व की वसूली तक हमारा मैटर जाए, ऐसी परिस्थितियों वाले लोन हमको नहीं लेना चाहिए, या ऐसा कोई एक्ट हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि भू राजस्व की यदि वसूली है तो वो कुर्की के द्वारा भी होती है, क्योंकि उसमें आपकी अचल संपत्तियों की कुर्की हो जाती है, क्योंकि वो भू राजस्व है। अब भू राजस्व में कौन सी चीजें एग्जम्प्ट है कुर्की में, वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, उस पर भी हम हो सकता है समय रहा तो बात करेंगे। तो भू राजस्व सबसे पहले हम समझें, इस भू राजस्व के लिए क्या होता है कि इसको कौन वसूल कर सकता है, इसको कैसे वसूल किया जाता है, और ये स्थिति कब निर्मित होती है, और ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं अभी लोन में। लोन में क्या होता है, जब बैंक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनसे आपने जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यानी कुछ इस प्रकार की बैंकों से आपने कोई
लोन ले लिया, तो जब उस लोन की रिकवरी के लिए वो जाते हैं, उन्होंने नोटिस दिया आपको कि सर आप ये लोन को चुकाइए, आप लोन को नहीं चुका पाए, तो वो क्या करते हैं कि वो वसूली के लिए राजस्व अधिकारी को अप्रोच करते हैं, मीन्स कलेक्टर मुख्य राजस्व अधिकारी होता है, कलेक्टर को अप्रोच करते हैं, कलेक्टर को कहते हैं कि साहब हमारे पास ही पब्लिक मनी थी, ये हमने इन सज्जन को, इन्होंने ऐसा ऐसा करके हमको दिया था और हमने इनको दी, और आज ये पैसा दे नहीं रहे, तो कृपया इस मनी को आप वसूल करें, हमको इनसे इतना रुपया लेना निकल रहा है। तो तहसीलदार क्या करता है कि एक सक्षम प्राधिकारी किसी को अपॉइंट करता है, वो या तो एसडीओ हो सकता है, मूलतः तो तहसीलदार हो, तो वो किसी तहसीलदार को अपॉइंट कर देता है, तहसीलदार को उसको वसूली अधिकारी के रूप में उसको नियुक्त कर देता है। और वो तहसीलदार क्या करता है, आप जो कानून के स्टूडेंट हैं, जब लोक धन शोध अधिनियम आप देखेंगे तो लोक धन शोध अधिनियम मुश्किल से 7 या 8 धाराएं हैं, उसमें ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, तो 2 पेज में खत्म हो जाता है। तो उसकी सेक्शन 3 के अंदर वो आरआरसी जारी करते हैं। आरआरसी मतलब रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, इसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, ये आरआरसी जारी करते हैं। तो आरआरसी ने पहले तो क्या करते हैं, एक नोटिस देते हैं कि भाई साहब आपके विरुद्ध जो है इस प्रकार का एक कोई लोन की रिकवरी आई है, कृपया आप जमा करके जाना, वो करिए। आपको 1 महीने का उसमें समय दे, मैक्स टू मैक्स 1 आध महीने के समय जनरली देते हैं, क्योंकि वो नोटिस का ही 1 महीने का पीरियड होता है। अब आप आरआरसी जब जारी हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि इसका कोई ये वो है, ये कोबरे का जहर है, इसका कोई इलाज नहीं। यदि एक बार आरआरसी जारी हो गई तो फिर आपको इसको सिर्फ चुकाना ही, वो मिसाइल है जो फटके ही मानेगा 100%। हाँ 100%, ये फटके ही मानेगा, ये वो कोर्ट में राहत मिल सकती है। अब वो मैं जाता हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो वकील का एग्जिस्टेंस कब होता है, जब कोई चीज असंभव हो जाती है, जो चीज नहीं हो सकती। और वकील और डॉक्टर कैसे होते हैं कि उसके सामने किसी मुर्दे को भी आप लेके आओगे तो वो कहेगा हाँ रुको, चिंता मत करो, रुको, जबकि वो मर गया है ऑलरेडी, लोग उसको देख चुके हैं, किंतु वो अपनी संतुष्टि पहले करता है, उसके बाद में कोई फाइल नहीं होता है। और हो सकता है कि वो मरे हुए में एक बार उसको CPR दे करके जो भी वो उसको चेतना देने की कोशिश करेंगे। तो वैसे सब हर चीज का इलाज है, किंतु कुछ चीजें लाइलाज होती है। तो हम पहले समझे कि लाइलाज क्यों हो रही है, जैसे आरआरसी कब लाइलाज हो जाती है और क्यों लाइलाज होती है, क्योंकि ये होता है भू राजस्व, और भू राजस्व जो होता है वो एक प्रकार से शासन की संपत्ति, पब्लिक की संपत्ति को जब आपने किसी प्रकार से ले लिया है तो उसका वसूली के लिए ये एक सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर दे देता है, और वो उसको वसूली करना आवश्यक है। उसके लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर भी जिम्मेदार है, क्यों, क्योंकि वो तहसीलदार, उनका काम क्या है, उनका काम यही है। कलेक्टर का काम क्या, कलेक्टर कलेक्शन करने वाला, किस चीज का कलेक्शन कर, राजस्व का कलेक्शन करते थे, इसलिए उनको कलेक्टर कहा। तो ये क्या है, कलेक्शन करने वाले। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो तहसीलदार साहब है, ये क्या करते हैं कि आपसे कलेक्शन करते हैं, इसकी वसूली करते हैं। तो आरआरसी कब जारी होती है, क्यों जारी होती है, और उसमें हम क्या उपाय हमारे हो सकते हैं। और मूलतः आरआरसी के लिए, चूंकि ये मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में लघु धन शोध अधिनियम 1987 1987 ये इसके अंतर्गत ये आरआरसी होता है। अब देखिए, जब कोई भी बैंक किसी डिफॉल्टर को चिन्हित करती है और वो ये देखती कि यार ये डिफॉल्टर जो है ये लोन देने में असमर्थ है, या लोन नहीं दे रहा, तो वो क्या करती है, कलेक्टर के पास जाती है। अब कलेक्टर के पास जब जाती है तो कलेक्टर क्या करता है, उस लोन को, या ये जो भी कार्रवाई है, या तो कलेक्टर ऑलरेडी कोई सक्षम प्राधिकारी करके तहसीलदार जी को नियुक्त कर रखता है, तो या तो सीधे भी तहसीलदार साहब के पास में जा सकती है। फिर ये तहसीलदार साहब क्या करते हैं, ये देखते हैं क्या ये कितने रुपए का लोन है, मान लो ये जो भी लोन है XYZ रुपए का, मान लो 100 रुपए का, ये 100 रुपए का लोन देखते हैं, तो इस 100 रुपए के लोन के ऊपर क्या ब्याज हुआ है, वो ब्याज सहित वो लिख करके, और जो भी इनकी एक फीस भी होती है इस वसूली के लिए, ये इस बैंक से भी फीस लेते हैं। ये ऑलरेडी इसके एक सेटल्ड पूरा एक स्ट्रक्चर है कि यदि कोई बैंक किसी आरआरसी के लिए किसी राजस्व अधिकारी के पास जाएगी तो उसका एक सर्टेन अमाउंट उनको भी देगी, वो एक स्ट्रक्चर है उसका, किसको कैसे कैसे क्या बटेगा उसका एक सेट फार्मूला है, वो बिल्कुल विधि तरह काम होता है। तो अब यहाँ पर आए
तहसीलदार साहब ने क्या करा कि उस डिफॉल्टर को नोटिस जारी करा। नोटिस जारी करके उसको ये कहते हैं कि भाई आप पैसा जमा करो। अब ये नोटिस पे यदि पैसा जमा कर देता बात खत्म हो जाती, किंतु नहीं होता तो आरआरसी जारी कर देते हैं। आरआरसी जारी करने के बाद में क्या होता है कि ये जो आरआरसी है ये बिल्कुल खड़ी रहती है उसके सर पे, घूमती रहती है, ये उसको देना है। और यदि ये नहीं देता है तो फिर उसकी संपत्तियों पे चीज जाती है। सर इसमें जो आरआरसी जारी हुआ, हाँ। इसमें फुल अमाउंट पे ही आरआरसी फुल है, फुल मतलब है। इसमें बाद में कुछ भी नहीं हुआ जो नहीं या कुछ भी संपूर्ण वो तो जमा- ये सेटल हो गया। बैंक जब इसको 100% कहती है, देगी थी। बैंक जब इसको कहती है कि मेरे को 100 रुपए लेना है, 100 रुपए कितना अच्छा, ब्याज है, 100 ऐसा ऐसा हो रहा है, संपूर्ण वो सिर्फ राशि इतना, देगी। हाँ आरआरसी होगी। हाँ। जो भी उसकी रिकवरी अमाउंट है, जो एनपीए हुआ है, वो रिकवरी अमाउंट को अच्छा, NPA amount। रिकवरी अमाउंट, अच्छा रिकवरी मतलब कोई ऐसा नहीं मूलधन को थोड़ी हाँ, वही वही मूलधन में आपने संपूर्ण 100 रुपए में से हाँ। आपने 50 रुपए अदा कर चुके हैं, हम्म। 50 रुपए बाकी है, तो 50 रुपए के ऊपर जो भी उसका रिकवरी अमाउंट जो हाँ। है, उस रिकवरी अमाउंट के ऊपर आरआरसी जारी होगी। ठीक है, अभी आरआरसी जारी होगी। आरआरसी जारी होने के बाद में हमारे पास बहुत कम लिमिटेड रास्ते हैं। किंतु फिर भी आपको एक मालूम हो तो एक बहुत अच्छी लड़ाई का एक नियम है कि यदि सामने वाला बहुत ताकतवर तो आप क्या करोगे? समझौता। या तो समझौता करो हाँ। या फिर सिलेंडर करेंगे, बस वही समझौता आगे एक का रास्ता है, हम क्या करेंगे उसको थकाएंगे जिससे वो खुद हाथ जोड़ ले और बैठ जाए। जब बंदर और शेर की लड़ाई होती है तो बंदर क्या करता है, शेर को इतना घुमाता है, थक जाता है, बंदर बैठ। क्यों? क्योंकि अब और उसके अलावा रास्ता ही क्या है, वो यहाँ आया वो उधर चढ़ गया, वो यहाँ आया वो उधर चढ़ गया, बस यही काम करता है। तो कहने का मतलब ये कि उसको थका करके हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम थका सकते हैं। अब थकाने से क्या होगा, फिर वो क्या कह देगा, चल भैया आप जो दे रहे हैं वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या होता है, फिर ये कैसे होता है, देखिए, एक तो आरआरसी जारी होने के बाद आरआरसी जारी होने के बाद या तो वो कुर्की के लिए जा सकता है, भाई कुर्की सीधे मतलब आपने नहीं दिया तो कुर्की वगैरह जो भी कुछ है आपके चल और अचल दोनों संपत्तियों के ऊपर दोनों हो जा सकता है। या फिर आपके पास क्या रास्ता है, आप उनसे टाइम मांगो। अब टाइम कितना है, किसी चीज की कोई हद होती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कि आरआरसी बहुत एक बिल्कुल कितना एक समरी ट्रायल जैसी एक चीज होती है, बिल्कुल एक छोटी सी चीज, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, आया और आपको लेना ही है, सीधा ये कब्जा वारंट है, सीधा हाँ। ये कब्जा वारंट है एक प्रकार, चाहे जाके सीधा आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है, इसमें और कुछ नहीं करना। तो ये क्या करते हैं, इसमें टाइम लेना है। तो टाइम लेने के लिए जनरली क्या है, अभी हम बहुत एक अच्छे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पे एक कानून की मर्यादा को रखा जाता है और लोग बहुत संवैधानिक तरीके से ट्रीट करते हैं। यदि आप टाइम के लिए इन तहसीलदार साहब को कोई एप्लीकेशन दोगे तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल सुनी जाएगी, वो एप्लीकेशन सुनी जाएगी और सुन करके तहसीलदार साहब आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे करके थोड़े थोड़े अलग अलग समय पे अपनी आपको मजबूरी बतानी पड़ेगी, उसमें कोई ऐसा कारण बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये कारण, ऐसा नहीं कि आप आरआरसी जारी होगी साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है मैं नहीं दे सकता, ये शब्द नहीं होता है। कोई कारण भाई नहीं है, आज कारण। आज में मेरे यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, मेरी टांग टूट गई या मेरी नौकरी छूट गई है या अन्य कोई ऐसी कोई मेरे सामने कोई समस्या है, आज लॉजिक तो कारण ऐसा तो कोई लॉजिक हाँ कारण। एक कोई ऐसा कारण हो जो सामने वाले को कन्विंस करता हो, ठीक है, तो ऐसे कारण के साथ आप टाइम पास कर सकते सर अब- इसमें जैसे मान लीजिए कि मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी जी। और ये मैं आरआरसी जारी कर दी, हाँ। उदाहरण के लिए, और मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी या बेहतर प्रॉपर्टी, तो क्या उस पर भी लागू होगी वो? नहीं, सर मेरे आरआरसी पर्टिकुलर चलेगी, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी मजाक नहीं होती। अच्छा। जो ये एनबीएफसी कंपनी करती है ये क्या करती है, लोन इसको दिया, तो उसी से वसूल किस्त किस्त वो अदा कर रहा था, लोन इसको दिया, हाँ, ऐसे होता है। और वसूली तीसरे से होती है। तीसरे से तो ऐसा नहीं होता। हाँ, किंतु यहाँ पर एक चीज जरूर होती है, बैंकें क्या करती है कि गारंटर, ये जो गारंटर है कई बार आरआरसी गारंटर के ऊपर शिफ्ट होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि सिक्योर लोन है तो वो गारंटर के थ्रू चलता है, तो बैंक के कोई ना कोई किसी न किसी को गारंटर बनाते हैं। हाँ बना। तो इसलिए कई बार ये चीजें गारंटर पे शिफ्ट होती हुई आई सर, हैं। मेरे इसमें चल रहा है, मतलब अभी हमने क्या करा, पंजाब से बॉडी चल रही है, तो उसमें हमको 6 महीने का टाइम दिया है, तो उसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये उसी में आता है। हाँ, तो ये इसमें क्या है कि ये वास्तव में मिसाइल है, अच्छा ऐसा है। और मिसाइल को आप क्या करो कि मिसाइल के आगे आगे भागते हो। अब आप क्या करो कि कोई ऐसा पेड़, यानी ऐसा कोई वकील या ऐसा कोई एक स्तंभ
आप देख लो कि जिसके आसपास घूम के आपको मिसाइल को आप चकमा दे सकते चकमा दे हो। सिर्फ ये कर सकते हो आप इसके ऊपर, उसको चकमा देने में आप भी ठग हो, ऐसा नहीं। तो इसलिए तो ये भी एक चीज देखना, पीछे घूमेंगे तो हाँ, भागनी। तो मतलब ये भी एक चीज देखना, ठीक है। ठीक है सर। तो ये क्या है, हम इसमें सिर्फ टाइम टेकिंग मेथड, जी। इसमें सिर्फ आप समय ले सकते हैं हाँ। और समय लेके इसको लंबा कर सकते हैं। जब आप ज्यादा लंबा समय ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि ये इनके ऊपर प्रेशर बनता है। तहसीलदार साहब के पास क्या होती है जनरली, वो बहुत व्यस्त है, उनके पास दूसरे प्रोटोकॉल होते हैं, कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक ही काम थोड़ी कि वो आपसे वसूली करने की है। हाँ, कोई छोटे गांव या अन्य कोई ऐसे स्थान का कोई तहसीलदार है तो वहां पर तो जरूर वो डेली आपके पास किसी व्यक्ति को, अच्छा फिर वो क्या करते हैं कि तहसीलदार खुद नहीं आते हैं, वो किसी पुलिस वाले को भेजते हैं या अपने किसी मुंशी को, खाकी का वर्दी वाले को भेजते हैं, तो आदमी डर जाता है और वो एक ह्यूमर क्रिएट करते हैं। मानसिक प्रेशर। तो ये चीजें होती हैं जी। और इनसे अपने को यदि बचना है, हाँ। इस चीज से आप बचने में सिर्फ आप टाइम ही आपके पास एक साधन है और कोई बचाव का रास्ता नहीं है। इसलिए इस आरआरसी में जैसे आप समय लेते हैं, इसी के पैरेलल आप बैंक के पास चले वापस वही। कि देखो, या तो आप देखो अभी इसका तोड़ बताएंगे, ऐसा नहीं कि इसका तोड़ नहीं है, इसका भी तोड़ आएगा, पर फिर भी वो तोड़ अभी मैं बताता हूँ। फिर भी हम क्या करेंगे, जब टाइम ले लिया हमने, इसको 10 महीने पहले से हम कर दी, जी। बैंक के पास जाएंगे, बैंक में भी इंसान ही बैठे हैं, उन इंसानों को कहेंगे भाई कह रहे हैं अभी तो बच्चे हैं या जो भी कुछ है उसको कुछ सेंटीमेंट से कि भाई इस चीज को 50 रुपए की चीज को 25 रुपए में कर दी जाए, 25 की 10 में कर दी जाए, ऐसा करके जो जैसा आपका सेटलमेंट हो रहा है या तो सेटलमेंट करके वहाँ कर लो या किसी खत्म। क्यों? क्योंकि बैंक कह देगी साहब हमारी वसूली हो चुकी है, हमारा समझौता हो चुका है, अब कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, सेक्शन शायद 2 है वो, उसमें लिखा है कि आरआरसी सर्टिफिकेट एट एनी स्टेट कैंसिल या वापस लिया जा सकता है। अच्छा। ये उसमें लिखा हुआ है, मतलब आखिरी स्टेज में ले दे सकता है, वो वापस लिया जा सकता उसमें है यदि ऐसा- आपने सेटलमेंट किया। उसमें ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा हमें। करना ही पड़ेगा, ये कोई ऐसा वो नहीं। ये एक बहुत अच्छी चीज उसमें लिखी हुई है। अब यहाँ पर अपन उस स्थिति में आ जाते हैं कि हमने टाइम भी हमने बहुत ले लिया, हमने 10 महीने हमको इंतजार कर लिया, तहसीलदार साहब भी अच्छा, इतना टाइम मिल जाता है। मान लो 10 महीने हमने लगा दी, सपोज डेट मैक्स टू मैक्स। हाँ, आखिरी। अब हमारे पास फिर भी कुर्की का आ गया, कुर्की के लिए हमारे पास कोई वस्तु ही नहीं है, अच्छा। सपोज डेट, या कोई वस्तु है तो वो बहुत मूल्यवान वस्तु है, मान लो कोई आपको लगता है कि कोई वस्तु है और वो कुर्क हो सकती है, और यदि हमने नहीं इसको चुकाया वो कुर्क होने वाली है। जिसके पास कोई वस्तु नहीं उसको तो कोई डरने की उसको जरूरत डरने की जरूरत नहीं। किंतु जिसके पास वस्तु है, अब उसके लिए क्या उपाय है? उसके लिए उपाय है वो दिवालिया घोषित। इसके अलावा और कोई चीज उसके पास ये दिवालिया घोषित कौन करता है? हाँ, अब कोई एक नया चैप्टर खुलेगा, तो इसलिए वो चीज क्या हो जाती है, ये वो चीज है, यूं कह लो कि ये एक ट्रेचिंग ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सब चीज फेंक सकते हो। यानी दिवाली यदि आप हो गए वो हर चीज समाहित कर समझ रहे बस, उसके बाद उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रहती। तो ये क्या है, हर चीज का तोड़ है, किंतु इस तोड़ तक आने में या इसको अप्लाई करने में क्या परेशानी और क्या विधियां हैं वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो अभी आपको मैंने आरआरसी की जानकारी दी कि आरआरसी में यदि एक बार सर्टिफिकेट जारी हो गया तो वो आपको देना ही देना है। हाँ, यदि आपके पास कुर्कियों की कोई चीज नहीं है तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये एक सिक्योर लोन में ये कार्य होती है, मगर ये जो कार्रवाई चल रही है। Is this only for secured loan? सिक्योर लोन, सिक्योर में भी होती है सर। अनसिक्योर में सर, यदि OD में होती है। अब देखो अनसिक्योर में कब जाती है, अब वो देखो। अनसिक्योर यदि इसी बैंक ने दिया हाँ। जो पब्लिक मनी, हाँ, पब्लिक मनी जी, एक बात ध्यान रख लेना, ये जानकारी कहीं पर भी नहीं है, किसी भी चैनल पे नहीं है। दिमाग में जो भी सवाल आए ना, ये बात है जब अपने को मिल गया खिलाड़ी हाँ, तो तो पूछ लेना हर चीज। नहीं, पूछ लेंगे ना। और दूसरी बात, हाँ। हमको खुशी कब होती है मालूम है, आप ऐसा सवाल पूछो हम जवाब नहीं दे पाए तो हम गलत जवाब भी नहीं देंगे, हम समय ले लेंगे आपसे। तो ये चीज आज तक कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। वही सर। क्योंकि देखो पब्लिक मनी, हाँ। यहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं, पब्लिक मनी, भू राजस्व की। जहाँ भी भू राजस्व इन्वॉल्व है वहाँ पर ये चीज अराइज होगी, जहाँ भू राजस्व इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर ये चीजें अराइज नहीं होगी। मतलब वही पूछना सर, चाह रहा हूँ। NFB के केसेस में नहीं है ना? नहीं, किंतु उसमें एनबीएफसी देखो, आप पब्लिक मनी किसको कहते हैं, देखिए एक होती है प्राइवेट कंपनी
और एक होती है पब्लिक कंपनी। जब पब्लिक कंपनी हो जाती है तो वहां का जो धन है वो भी पब्लिक मनी के तौर पर ट्रीट करता है। पोस्ट ऑफिस भी उसी में आता नहीं पब्लिक मनी यानी इंडिया लिमिटेड, है। जो चीजें लिमिटेड कंपनी कहते हैं ना, वहां पर जहाँ पर शेयर होल्डिंग होती है, जहाँ कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या कोई ऐसी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल है या HPCL है, हाँ, या फिर टाटा की कंपनियां हैं। हाँ। तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं जो कभी कभी जो पब्लिक से कोई पैसा लेकर के हाँ, कोई काम करती है। तो वहां पर पब्लिक मनी, किंतु उनके कंसेप्ट थोड़े अलग है, वो फिर वो एक अलग विषय में बहुत अंतर आ जाएगा। अच्छा उसको समझा। मतलब पब्लिक टर्न प्राइवेट टर्न इनटू पब्लिक वाली हाँ, भी इसी कैटेगरी हाँ, में। तो पब्लिक एक होती है प्राइवेट में तो उनको इस प्रकार का राइट नहीं है, किंतु कुछ को राइट है। सर पब्लिक में तो और भी कंपनियां आती है फिर ऐसे, बैंक आती है मतलब। बैंक क्या आती है? हाँ। बैंक क्या आती है? तो वो मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पर भू राजस्व शब्द आता है, हाँ। ये RRC रेवेन्यू रिकवरी, रेवेन्यू है ना राजस्व, ठीक है। तो अब ये चीज होगी। अब हम आते हैं दिवाली पे। अब दिवालिया कैसे होता है? सर NBFC के लिए वो तो उसके बता दिया लिए हमने। उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए हमने तो सब बताया बैठे है, हैं। सारे उसके बताए लिए हैं। उन्होंने ये आपके तो बैंक क्या? के क्रेडिट कार्ड, आपके लोन्स, अभी तो वो उनकी बात चल रही है। अब देखिए दिवालिया के लिए जनरली जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कानून बना हुआ है, और जो कॉर्पोरेट है उनके लिए थोड़ा एक अलग कानून बना। उसमें है इंडियन बैंक्रप्सी कोड। तो वो IBC जो है वो जनरली कंपनियों के लिए चलता है, वो कंपनी उसके NCLT में उसके मैटर चलता है। किंतु जो जनरल दिवालिया है वो प्रोविजनल ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट है 1920, उसके अंतर्गत वो जो है गवर्न होती है। तो उसमें हम सेक्शन 10 के अंतर्गत उसके अंदर आवेदन देते हैं। उसमें हम आवेदन क्या देते हैं, देखिए एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, मैं उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयत्न करूँ। उसमें ये जो इसकी जो एप्लीकेशन होती है, इस एप्लीकेशन में आपको अपनी पूरी व्यथा बतानी है। पहली व्यथा तो क्या क्या आपने कितना लोन लिया है, आपको आपका लोन का अमाउंट बताना है कि भैया मैंने इतना लोन लिया है साहब, किन किन से लोन लिया है। तो वो आपको कंपनियों के नाम बताने पड़ेंगे कि मैंने इन कंपनियों से लोन लिया है। फिर तीसरा, अब वर्तमान में आपके पास कितनी रिकवरी बची है, वो रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है, लोगों ने आपने बैंकों ने आपको कितने जो है सर्टिफिकेट भेजे हैं, या जो भी आपने रिकवरी अमाउंट दिया वो कितना है वो आपको बताना। फिर चौथा, आपकी एसेट्स क्या है भाई, अभी वर्तमान में आपकी क्या वैल्यू है। एसेट वाले जनरली अचल संपत्ति ही एसेट होती है। चल संपत्ति में कुछ संपत्तियां हैं जो एसेट्स के रूप में यूज में की, जैसे कार है, कोई छोटी मोटी चीजें, जैसे आप सबने बताया कि एक करोड़ रुपए के घर में भी यदि हम निकालने जाते हैं तो एसेट के रूप में क्या है 10-20 1 आध लाख 2 लाख 10 लाख की चीजें बस मिल सकती हैं। 10 लाख से आगे। इससे ज्यादा होती है। तो कहने को आपकी एसेट्स आपको बताएंगे। अब फिर पांचवा, आपको आपकी प्रॉब्लम बतानी कि भाई मेरे को क्या समस्या आ रही है। प्रॉब्लम में आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे साथ ये मिसहैपनिंग हो गई है कि मैंने जिस समय लोन लिया था उस समय में इंफोसिस में काम कर रहा था और मेरी तनख्वाह थी 2 लाख रुपए महीना। अभी रिसेंटली जब H1 वीजा मेरा निरस्त हुआ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कोई देने का किसी प्रकार से पे आउट करने कोई मेरे पास साधन ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में मैं अभी नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी मिली नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो मुझे समय दिया जाए, और अब समय क्या दिया जाए कि अब तो मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं, तो इसलिए कृपया मुझे दिवालिया करो। तो मैं क्या करूंगा कि मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। अब यदि मान लो मैं नहीं देता हूँ, सपोज दे, तो क्या करेंगे, ये लोग आएंगे मेरे पास, या तो RRC के रूप में आ जाएंगे, RRC नहीं दूंगा तो मेरे खिलाफ वारंट आ जाएगा, मेरे को अंदर भी कर सकते। भाई सिविल कार्रवाइयाँ आगे जाकर के कुछ क्रिमिनल एक्शन में तब्दील हो जाती है। वो आदमी अंदर भी होता है, उसको सजा भी होती है, कोई ऐसा नहीं कि सजा नहीं होती। आपने चेक बाउंस किया तो चेक बाउंस नहीं दिया, आप नहीं जमा कर पा रहे, आपने किसी को चेक दे दिया, आपने उसको चेक को नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा, आपको सजा हो जाएगी। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए आप सजा हो जाएगी, और आपके 2 बच्चे, आप तो अंदर बैठे हैं, उन बच्चों को कौन पालेगा। आपने गलती करके कि आपने उस व्यक्ति को चेक दे दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति, या कुछ लोग जो है लटक जाते हैं, तो ये कितनी बड़ी बुरी बात है। मैं
इस मंच से मेरे को बहुत एक अच्छी बात जो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने देखा मेरे पास कुछ ऐसे शेयर मार्केट के लूटे पीटे लोग आए जिनके घर में माँ लकवे में पड़ी हुई है, बहन की शादी करना है, वो व्यक्ति बर्बाद होगा और वो मेरे से कह रहा है कि सर यदि आपने मेरे को आज निजात नहीं दी तो हो सकता है कि मैं अगली डेट के पहले मैं मर जाऊँ। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो व्यक्ति बाहर का था, उसका फिर दोबारा मेरे को कॉल नहीं आया और मैंने उस फोन पे किया तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं। अब वो क्या मालूम क्या हुआ उसमें। तो ऐसे कई लोग हैं, हम रात दिन देखने में आता है हमको कि कुछ जानकारी तो मिल जाती है, कुछ की जानकारी नहीं मिलती। बाकी कई लोग आत्महत्या तक कर जाते, कुछ आत्महत्या नहीं करते हैं, घर में लड़ाई हो रही, पत्नी ने कह दिया कि तूने क्यों लोन लिया था, तेरे कहने पे लिया था, अब मालूम पड़ा कि उनका तलाक, उसके दूसरे परिणाम हो गए, पिता पुत्र में लड़ाई हो रही, मेरी औलाद ने तो मुझे कर्जदार बना दिया, वो बाप और बेटे झगड़े। यानी एक प्रकार से पूरा सामाजिक विखंडन का कारण बनता है। और ये जो सामाजिक विखंडन है, ये सामाजिक विखंडन को यदि आपको रोकना है तो वो टेक्टफुली चलना पड़ेगा, जिसे इन्होंने कहा ना अभी एक्ट से काम है। तो यहाँ पर दिवालिया, आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, वैसे तो यहाँ पे डिस्कस वो चीजें हुई हैं, किंतु एक आर्बिट्रेशन, ये जो आर्बिट्रेशन है, ये आर्बिट्रेशन और एक इंसॉल्वेंसी, ये हमारे यहाँ कम यूज आती है, अमेरिका में बहुत यूज है। सबसे ज्यादा आर्बिट्रेशन वहां देखा जाता है, सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंसी वहां देखी जाती है। वहां का 20 साल का बच्चा इंसॉल्वेंट हो जाता है, मरने के पहले तक कई बार 4-4 बार इंसॉल्वेंट हो, वापस से वो लीगल वैल्यू ले लेता है, फिर दिवालिया हो जाता है, फिर लीगल वैल्यू ले लेता है, फिर दिवालिया हो जाता है। हम दिवालिया को बड़े है दृष्टि से देखते हैं, दिवालिया होने को हम अपना अपमान समझते हैं। अरे यार ये तो दिवालिया हो गया, अरे क्या मरा तो नहीं कम से दिवालिया ही हुआ ना, और क्या होता दिवालिया से क्या हो गया भाई, ठीक है मैं कोई चीज को चुका नहीं पाया, मैं दिवालिया घोषित कर दिया। सर ये जो दिवालिया घोषित कर लिया पूरा नहीं बात मतलब उसके बारे में, तो बाद में उसको आगे बैंकिंग में तो मतलब वो तो बोल रहे हैं, मैं वही बहाना मार रहा हूँ उसका। अमेरिका बता रहे हैं, अब देखो दिवालिया में क्या हो रहा चल रहा है, है। दिवालिया में क्या हो रहा है कि देखो हमने दिवालिया के लिए एप्लीकेशन, हाँ एप्लीकेशन के बाद में फिर क्या होता है कि हमको कौन एप्लीकेशन देता है, जैसे ये तो होगा एप्लीकेंट, अभी किस किस को पार्टी बनाएगा, मान लो इन्होंने टाटा फाइनेंस से ले रखा है, जियो फाइनेंस से ले रखा है, जो इतनी भी बैंक हैं ये सभी को पार्टी बनाना है, ये इतनी बैंकों को इसको पार्टी बनाना है। किसी यदि इसने किसी कोई जो कहते हैं ना किसी बाहरी व्यक्ति से भी यदि इसने कोई लोन ले लिया है, कोई एग्रीमेंट लिया, ये उसको भी पार्टी बनाए। मान लो कोई एग्रीमेंट कई बार से नोट ले लेते हैं तो व्यक्तिगत कोई पार्टी बनाए। और यदि इसको लगता है कि नहीं यार कोई और भी व्यक्ति आ सकता है तो ये नीचे लिख देता सर्वसाधारण। ये सर्वसाधारण यानी हर व्यक्ति जो छूट गया हो वो इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से हम सर्वसाधारण को यानी कोई भी आना नहीं चाहिए, भैया बात मेरी तो फिर मिलेगा। तो इस तरह से ये एक एप्लीकेशन देता है। ये एप्लीकेशन जिला न्यायालय में लगती है। जिला न्यायालय में कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए जिनके सामने चीजें आती हैं। अब वहां पर जब एप्लीकेशन जाता है तो इनको नोटिस जाता है, इनसे पूछा जाता है कि भैया आपके लिए ये व्यक्ति ऐसा चीज लेके आया। ये लोग कहते हैं कि साहब इसकी जो एसेट्स है उसमें से पहले हमारा धन निकालिए। तो यदि कोई एसेट्स होती है, मान लो कोई देखो या तो पहले तो क्या करता है कि ये व्यक्ति यहीं पे ही पहले अपना सारी संपत्ति बेच चुका होता है। पहले दिवालिया होने के पहले 99% लोग अपनी संपत्ति पहले कुछ रहते ही नहीं, कुछ बस वो बर्बाद कर चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो एसेट्स में वैल्यू आ जाएगी, फिर वो बढ़ के इनको ही जाएगी, कोई उसको तो मिलना नहीं। इसलिए वो अपनी संपत्ति को पूरा बर्बाद कर देते हैं। संपत्ति बर्बाद, हाँ कौन सी संपत्ति नहीं बर्बाद हो पाती? जैसे मान लो अब 4 भाई, अब 4 भाई में एक नाम मेरा भी शामिल थी। अब वो संपत्ति वो 3 तो बेच गए, अब वो मेरी है, तो अब ऐसी एसेट को कोई बेच नहीं सकता। वो तो फ्लैट है, फ्लैट छोटा है, 3 टुकड़े होंगे और उतना सा पार्ट बिकेगा नहीं। तो ऐसी उलझी हुई संपत्ति जो कि बेची जा ही नहीं सकती, ऐसी संपत्तियों को रोक लेता है और वो चीजें बच जाती है। और वो देखा जाए ना तो वो एक ऐसी चीज है कि वो कभी भी अनसॉल्वेबल है, आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। और करोगे तो इतनी पेचीदगी आएंगी कि उसके लिए इन बैंकों को भी इतना खर्चा हो जाएगा कि उतना तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ चार बैंकें ऑलरेडी बैठी हुई, चारों एक साथ आती नहीं। यानी ये बहुत एक अच्छी टेक्निकल चीज है। तो ऐसे टाइम पे हम ये आवेदन लेते हैं, इस आवेदन को कोर्ट एंटरटेन करती है, दोनों की पूछती है एसेट्स नहीं है तो क्या तुम इसकी जान ले लो,
या इसके पास नहीं है, ये व्यक्ति को हम विधिक रूप से मृत घोषित कर रहे हैं। मतलब ये एक प्रकार से दिवालिया हो सर ये दिवालिया में बेहतर प्रॉपर्टी भी नहीं आती, केवल जो उसके नाम से वही आई। जो उसके नाम से बेहतर प्रॉपर्टी है। देखो बेहतर प्रॉपर्टियों के बारे में देखो मैं क्या है कि विषयांतर हो जाएगा हाँ। और ये टॉपिक क्या है, चूंकि ये टॉपिक ये law। और नहीं हटके नहीं हुई है, इससे जुड़ा हुआ जुड़ा ही हुआ है। किंतु जरा सा भी हम यदि वो करेंगे तो एक बहुत बड़ी जगह में हम गिर जाएंगे और फिर उसमें मल्टीपल क्वेश्चन उस दिशा में हो जाएंगे। तो इसलिए वो उसके लिए हम हिंदू उत्तराधिकार या मुस्लिम उत्तराधिकार जो भी जिसके रीजनल कानून जो भी उत्तराधिकार के संबंधी है वो फिर उनको हमको पढ़ना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर हम अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास उसके नाम की प्रॉपर्टी जो भी चल बस। संपत्ति उसी पे हो। तो ये क्या कर लेता है, अपनी एसेट्स जीरो कर देता है, उसके बाद में दिवालिया के लिए जाता है, कोर्ट इसको एंटरटेन करती है, दिवालिया हो जाता है, ये आरआरसी जीरो, अच्छा ये आरआरसी जीरो। अब लोग दिवालिया क्यों नहीं होते या हाँ। क्यों दिवालिया होते हैं और ये कौन दिवालिया होते हैं? सिर्फ दो लोग दिवालिया होते हैं, या मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एक ही प्रकार के लोग दिवालिया होते हैं, जिन्होंने कोई बड़ा लोग। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में खर्चा दिवालिया होने के लिए भी आज मैं मर तो गया पर मरे बाद भी खर्चा लगा। बिल्कुल नहीं सर। तो ये जो खर्चा लगा ये खर्चे के भी खर्चा नहीं है, दिवालिया होने का खर्चा नहीं है ना, वो कहते हैं जहर खाने को पैसा नहीं है। हाँ वो कहते हैं। तो ये जो स्थितियां बनती, अब ये क्या है, ये जहर क्या है, ये पहले जहर के लिए पहले ही पैसा रखा विजय माल्या जी पहले ही रख रहे हैं। हाँ। तो ये रख लेते हैं, उसके बाद और ये इतना ले लेते हैं कि इनको वकील भी खुशी खुशी काम करता है, तहसीलदार भी खुशी खुशी सपोर्ट करता है, जो भी सपोर्ट भी इनको खुशी खुशी मिलता है क्योंकि इनका अमाउंट इतना बड़ा, सिस्टम पूरा काम। ठीक है। तो वास्तव में ये क्या है, दिवालियापन जो है ये सरकार का दिवाला निकलता है, ये किसी व्यक्ति का नहीं निकलता, ये सरकार के अंत में जाके सरकार के ऊपर ही ठिकरा पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक मनी तो उसका ही। दिवाला किसका निकला, व्यक्ति का नहीं निकला, वो सरकार का निकला और बड़े लोग निकला। ठीक है, अब छोटे व्यक्ति के वैसे तो वो जो इंसॉल्वेंसी एक्ट है उसके अंदर लिखा है मिनिमम 500 रुपए की भी यदि आपकी रिकवरी, और वो 500 रुपए चूंकि 1920 का है, वो बहुत पुराना एक्ट है, उसमें संशोधन हुए नहीं, तो 500 रुपए मेरे को तो अभी एक्ट का कोई नई कॉपी तो मैंने नहीं देखी, पर मुझे तो 500 रुपए लिखा हुआ दिखा। मिनिमम तो कहने का मतलब ये है कि 500 रुपए भी यदि आपके ऊपर रिकवरी किसी की आ रही है तो आप यहाँ पर इसके लिए जा सकते हैं, पर यहाँ जाओगे तो वकील साहब कितना ले लेंगे, 50,000। टाइम लगता है क्योंकि उसमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वकील साहब की फीस तो वही रही। मैंने एक 2,000 का चेक लगाया, फीस कितनी ली, 10,000, न्यूनतम तो 10 मिलना ही चाहिए। और उसकी सिद्धांत की लड़ाई थी, लड़ ले भैया, 2,000 का चेक। अब वो 500 अमाउंट में अब ये अलग बात है बाकी आप पर वो फीस देखो, जैसा आपने पूछा, जब मैंने वो चेक का जब मैंने प्रस्तुत किया तो जज साहब ने कहा कि 2,000 का चेक, तो मैंने कहा साहब ये बात की लड़ाई, तो बस तो कहने का मतलब ये है कि हमने इस तरह से दिवालिया कानून के ऊपर एक संक्षिप्त हमने टिप्पणी की। इसमें हम दिवालिया हो सकते हैं, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं, किसी को मरने की आवश्यकता नहीं, किसी को अपने परिवार में एक दूसरों को पैसे के कारण, इस तुच्छ चीज के कारण डांटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई व्यक्ति पैसा लेता, आज जिसने दारू पीने के लिए लोन ले लिया, जिसने जुआ खेलने के लिए लोन ले लिया, उसको तो घर वालों ने मारना चाहिए, या जो भी हो रहा ना फिर उसका हो जाने देना चाहिए, उसको लोन में वो जो भी कुछ है फिर उसके साथ वो हो जाना चाहिए। किंतु जिसने किसी सकारात्मक कार्य के लिए लोन लिया है उसको कभी मत डांटो, क्योंकि वो तुम्हारे परिवार की उन्नति के लिए लिया है। तो मैं तो ये आज जोशी जी के चैनल के माध्यम से सभी को यही कहूंगा कि कम से कम इस पैसे के लिए एक दूसरे से संघर्ष मत करो, जिससे संघर्ष करना है उससे करो। अच्छा, पैसा क्या है, पैसा एक चीज और है, वो लिखा रहता है भाग्य में। कोई दुर्घटना होनी है तो वो होती है, कुछ चीजों की सत्यता को भी हमको समझना चाहिए। किंतु हाँ, यदि हम धैर्य से काम लेते हैं, जैसे मैडम बैठे, मैडम शुरू में आए बहुत परेशान, बिल्कुल ऐसे कि बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा परेशान, यदि इनको नहीं संभालो तो ये भी है इस रस्सी के पास, ये भी जा सकते प्रेशर है तो हाँ, तो कहने का मतलब ये कि ऐसी स्थिति वालों को ठंडा पानी डालो, जैसे तैसे करके उनको दूर कर, और कहा कि हम है साथ, कहना पड़ता है। जैसे सर ने कहा ना, मैं हूं ना, तो हम तो असर पापे पे मोक्षी स्वामी मां सुचन योगक्षेम वहां पे हम, तो ये ऐसा बोलते रहते हैं।
तो इन्होंने वास्तव में वही भूमिका अदा करी, ये इन्होंने कृष्ण की भूमिका अदा करी, बिल्कुल भूमिका क्योंकि अदा कई लोगों को देखो ठीक है यार, ये वास्तव में सिविल रॉन्ग, पैसे का लेनदेन कोई क्रिमिनल रॉन्ग थोड़ी है। क्रिमिनल रॉन्ग जब होता है जब मैं किसी को धोखा देने की नियत से लेता हूँ, चीट करने के लिए लेता हूँ, जो ये लोग लेते हैं बड़े वाले, ये शुरू से ही सोच के चलते, इनकी टीम रहती है, इनके पास एक पहले तो लीगल, इतनी बड़ी लीगल टीम होती है जितनी बड़ी लीगल टीम बैंक में नहीं होती, तो बकायदे ये तो वो लोग अलग रहते हैं जो लेते हैं। हम तो छोटे मोटे लोग, किसी ने लाख रुपए का लोन लिया, आपने किसी परिवार की कोई कमी को देखते हुए कि समय से पहले मेरा किसी को बच्चे की फीस भरना है, किसी को क्या करना है, तो ये जो लोन है, ये लोन इस तरह के लोन है, इन लोन के लिए कभी हमको चिंतित नहीं होना है। मैंने आपको, वैसे तो जोशी जी ने आपको सारी चीज बता दी, आरआरसी के बारे में जो बिल्कुल एक कहते हैं ना कि अकाट्य चीज है, उसके बारे में भी मैंने आपको व्यवस्थाएं दी कि हम यदि ज्यादा बड़ी आरआरसी तो आप देख लें, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि मेरे तो प्राण निकल रहे, तो भैया तो भी आप दिवाली के लिए, और यदि फिर भी लगता है कि नहीं यार वकील साहब ज्यादा फीस ले रहे, तो भैया कोर्ट में विधिक सहायता विधिक सहायता वहां आप चले जाइए, वहां पर कोई न कोई वकील जो खुद भी किसी की सहायता के लिए बैठा है और बहुत कम न्यूनतम फीस में काम करते हैं, उनमें उनको शासन फीस देते हैं, वहां आप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन इस समय जैसे सवाल ये था कि किसी जो विधिक सहायता में जो वकील साहब होते हैं वो जैसे कि जनरल दूसरे वकील जो मेहनत करता है उतनी मेहनत करते हैं कि तो ऐसा क्या देखो यार, ये चीज तो क्या है, ये वो क्वेश्चन है बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन। मैं तो ये समझूंगा कि जितने वकील है वो अच्छे ही करते हैं, कोई भी डॉक्टर दूसरा डॉक्टर को ये नहीं कहेगा कि गलत दवाई दे, वकील की फीस की बात आएगी सर जैसे उसने दीवार जो भी कुछ है, ये देखो आपके ऊपर है, आप सिर्फ इंसान की परख कर सकते हो, वकील अच्छा है कि नहीं है ये कोई परख नहीं कर सकता भाई। आप सिर्फ एक इंसान को देख करके अपने अनुमान के आधार पे चलना है, नारियल अंदर से कैसा है ये वक्त ही बताता है, ठीक है। तो या तुमसे ये कर सकते हो, ये जरूर है कि इसमें आपको सहायता जो मिलती है वो कोई सहायता काम की सहायता नहीं है आपको, क्योंकि वो देखो एक ये इस प्रकार के केस को लड़ने के लिए जिस उत्साह की आवश्यकता है, जिस जुझारूपन और लगन की आवश्यकता है, वो लगन के लिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप सोचो कि आप एक प्राइवेट जो क्या बोलते हैं सरकारी वाहन में बैठ के जा रहे हो पैसेंजर गाड़ी से, और सोचो कि मैं समय पे पहुंच जाऊं, तो क्या उसके लिए तो आपको फिर कोई हवाई यात्रा ही करना चाहिए जब यदि आप समय की मांग करते हो, और नहीं तो आप फिर पैसेंजर में 3 दिन में पहुंचे। तो ये एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी इसमें मैंने दी है। किसी भी व्यक्ति को इन पैसों के कारण, क्योंकि एक सिविल रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग हर व्यक्ति, मैं भी लेता हूँ, आप भी देते हैं। सर ने एक और चीज बताई कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट में दोनों व्यक्ति बंधे हुए, कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, मैं तो कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये जान है हर चीज की। 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट हमारे इर्द गिर्द घूमता है। आज हम जो बैठे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैठे, हमारे अंदर कुछ छद्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। भाई मैं यदि कुछ बोलता हूं तो आप सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट के तहत, क्या उन्होंने बोला है तो मेरे को सुनना है, वो यहाँ आए हैं इस कारण से आए, एक कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत विस्तार से होता है। तो यहाँ पर बैंक के मध्य और लोन लेने वाले के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को उनको बहुत डीपली देखना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपको बचाएगा, और डुबाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही आपको डुबाएगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में जो संविदा होती है, संविदा वो सार रूप में होती है, वो कितनी स्ट्रांग बनी हुई है उसको देखना है। किंतु जब हम लोन लेते हैं तो हम आंख बंद करते हैं और हम साइन करते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये आरआरसी में बचने का एक और रास्ता है जो गलती करती है बैंक। कई बार क्या होता है कि आरआरसी भी जारी हो गई और उधर कोई चेक बाउंस का मैटर भी डाला, या उन्होंने और कोई डीआरटी में कोई चीज लगाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि जिस सर ने बताया ना कि इनकी टीम होती है, वो टीम को मालूम नहीं रहता कि एक टीम क्या कर रही है और दूसरी टीम क्या कर रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट इस एक्ट में लिखा हुआ है कि 2 कार्रवाइयां एक ही विषय वस्तु को लेकर के रन नहीं करेंगे, तो वहां भी आप आरआरसी को 0 करा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये चीजें देखनी है। अब ये कितनी चतुराई से आप देखते हैं, उस देखने के लिए आपको दिव्य चक्षु चाहिए, यानी कानूनी चक्षु चाहिए, और कानूनी चक्षु वकील होते हैं। अभी मैं हमारे इनका लोन में से 3-4 कार्रवाई तीन कार्रवाई तो मैंने वकील साहब से बोला, तो वो मेरे को बोले कि तुमको ज्यादा है तो मुझसे ज्यादा है। इनके एक केस में 3 कार्रवाई एक साथ चल रही है, ये संभव कैसे है? नहीं Possible नहीं संभव। तो वो अंदर हो जाएंगे, हाँ, उनकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है
उसको एक ही राइट, एक बार में एक ही राइट उसको, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं। एक गलती और भी कर रहे हैं वो। जैसे मान लीजिए उन्होंने संपूर्ण राशि का चेक भी लगा दिया, कार्रवाई भी कर दी, वापस भी ECS लगा, ये तो गलत है। ये गलत है और इसको चैलेंज करना चाहिए। हाँ। अच्छा, RRC में एक और चीज बताए, मान लो सब कुछ हो गया, फिर भी आपको बचना है। हाँ, मैंने दिवालिया का भी नहीं जाना था, कोर्ट की भी नहीं करवाना था, टाइम भी बहुत पास कर लिया, अब क्या करें? तो फिर एक इलाज है हाई कोर्ट, वहां आप जा सकते। अच्छा ठीक है, अब हाई कोर्ट क्या करते हैं? हाई कोर्ट करेगी कुछ नहीं, टाइम पास हो जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट चलेगी किस पे? एक्ट पे। एक्ट क्या आपके अगेंस्ट? RRC एक बार जारी हो चुकी, किंतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट में आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट भी कर देगा। हाँ, सही है। अब वो पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप देखो, आप 100 रुपए के लिए दौड़ रहे हो। वो तो आपने एक बात बोली थी कि भाई वो अगर मतलब हमें कुछ मतलब स्थिति अगर पैसा है तो आपके लिए रास्ता बना हुआ है। बना हुआ। हाँ, और वो रास्ता आपके माध्यम पे करेगा वो ना। डिपेंड और वो रास्ता आप है वकील साहब, है ना। हाँ, तो इसलिए ये चीज आपको देखनी है, इससे डरना नहीं है। ये एक प्रकार का सिविल रॉन्ग है, कोई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जरूर है, पर एकदम से ऐसी नहीं कि हार्डकोर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। सब धंधा करते हैं। इन बैंकों ने इस व्यक्ति को क्यों लोन दिया? 2 रुपए के लालच, इसको 2 रुपए कमाना था, इसलिए इसने 100 रुपए दिए। तो ये भी इसका धंधा कर रही है और ये भी इसका धंधा, सही है। और धंधा करने का सबको राइट है। भाई मैंने ठीक है, मैंने भी लिया तो उसके बदले कुछ दे रहा था। तुम दुकान खोल के नहीं बैठता, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। तुमने कहा कि मैं उस दुकान में 2% ब्याज पे तुमको पैसा दूंगा, मैंने ले लिया, क्या बुरा है? तो कोई गलत किसी ने कुछ नहीं किया, ये एक वास्तव में म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सिविल रॉन्ग के रूप में जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने सारी चीजें जो RRC से संबंधित हैं और जो दिवालिया से संबंधित है संक्षेप में बता दी है। अब आगे सर, फिर वो एक बात रह गई थी, समझो आपने जी। बोला, मैं बाद में बताऊंगा कि कोई व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित कर लेता ना, कि बड़ी हाँ। बात अपनी पूछ रहे अच्छा, हैं। दिवाली का परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या और फिर बाद में क्या वो बैंकिंग के लिए उसके राइट्स बनते हैं? देखिए, दिवालिया में क्या होता है कि जब एक बार दिवालिया हो गया, हाँ, यानी अमिताभ बच्चन बन गया, हाँ, अमिताभ बच्चन दिवालिया बन गया तो हाँ, हाँ बन गया। हाँ, बन गया। तो फिर बाद में अमिताभ हो गए, पूरा बताओ। तो वो कैसे हुआ? कैसे? फिर भी जिंदा हो गया हाँ, फिर जिंदा हो गया। तो अभी क्या चीज होती है कि जब अमिताभ बच्चन ABC कंपनी उन्होंने डाली, हाँ, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन, अब उसमें हो गए दिवालिया हो गए, तो अब उनको क्या क्या राइट होते हैं? व्यक्ति के सिर्फ जीने के अधिकारों को छोड़कर, उसके फंडामेंटल राइट को छोड़ के सारे राइट्स उसके पूरे हो सकते। यानी एक प्रकार देखा जाए सिर्फ जीने का अधिकार रहता है, बाकी उसके सारे अधिकार दूसरे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी वो सब जीरो हो गई। यानी एक प्रकार से यूं कह दो कि अपना मोबाइल अपने फॉर्मेट कर, ये हो गया। अब वो ना मेरा रहा ना तुम्हारा रहा। अब वो नया पासवर्ड बनाओ, नया पैटर्न लॉक बनाओ, नया उसमें ईमेल आईडी डालो, नया वो करो, ऐसी चीज होगी। तो वास्तव में वो एक प्रकार का फॉर्मेट करने की प्रक्रिया है, वो वास्तव में लीगली फॉर्मेट कर दिया गया है एक व्यक्ति, यानी उसको लीगली वापस उस शून्य पे ला दिया शून्य पे ला गया। दिया गया उसको। हाँ। फिर दोबारा अब वो शून्य से फिर चालू होता और चालू होता है। क्योंकि उसकी मेहनत करने का तो राइट है। हाँ। जैसे वो काम करेगा, हाँ। उसने 10 रुपए कमाए, वो 10 रुपए जाकर के फिर वो बैंक में बैंक में रखेगा। अब बैंक में तो उसकी बंद है ऑलरेडी, हाँ, वो नए सिरे से स्टार्ट होता है, फिर नए सिरे से स्टार्ट होता है, नए सिरे से खाता खोलता है और बैंक में नहीं रखता है तो वो दिवालिया कानून के तहत जो भी पैसा बैंक में रखेगा पहले इनकम टैक्स चलेगा। तो पहले इनका क्या होता है? सेटलमेंट होता है। ये पूरा इसकी एक समय सीमा है, उस समय सीमा तक वो एक जैसे अपील की अवधि होती है, एक समय सीमा होती है, उस तरह की एक समय सीमा। जब समय सीमा पूर्ण हो गई उसके बाद में यदि वो पैसा अर्जित करता है तो वो एक तरीके से कभी लोग अपने नाम पे ना अर्जित करते हुए वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, इस तरह से बढ़ते हैं। बाद में जब अच्छे सक्षम हो जाते हैं तो कुछ जो कंपनियां उनको देना भी कभी पड़ता है तो दे भी देते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की एसेट्स पूरी रिजॉल्व नहीं हो पाती, नहीं ये मामला पूरा सॉल्व नहीं हो पाता, उनके लिए तकलीफ होती है। जिनका सॉल्व हो गया उनको कोई तकलीफ नहीं, तो फिर से वापस से अपने आप के ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में फिर से वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और फिर कौन मरेगा करोड़पति में आके बोलने लगता है। 3 साल तक नहीं कर सकता, ऐसे राइट्स होना 3 साल तक हाँ। नहीं दिखा सकता, हाँ। उसके बाद कर सकता। उसके बाद क्योंकि देखो ये हल उसमें एक सेटल्ड प्रिंसिपल दी है, परिसीमा दी है कि भाई 3 साल तक कोई भी सिविल सूट नहीं लगा सकते, हाँ। एक समय सीमा है हर चीज की, है ना। तो अब मैं तो समझता हूँ कि कोई आपका क्वेश्चन भी नहीं है। और जी सर जैसे आपने बोला जो RRC, हाँ। RRC सिक्योर लोन में कटती है, जी
मेरा कलीग है देवास हाँ। जिले में, हाँ। आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है 6 लाख का सर। नहीं वहां पर क्या है सर, सिक्योर भी है, हाँ मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, उसको लोक धन होना चाहिए, पब्लिक मनी होगी। पब्लिक मनी, HDFC में तो वो क्योंकि उसका एक्ट का नाम ही है लोक धन शोध अधिनियम। हाँ। लोक धन, पब्लिक मनी, लोक धन शोध, लोक धन का शोधन कर, तो वो क्या पब्लिक मनी यदि वहां पर है, वहां पर उसकी वो कटी हुई है। बिल्कुल, तो वो आएगी, वो आएगी। HDFC भी है सर उसमें, हाँ। वो भी आती है। तो कुछ ये जो चीजें है ना वो आएगी, जिनके अंदर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कई पूरे भारत का पैसा लगा है। ठीक है, चलो सर, जी सर, आप बहुत धन्यवाद सर। जी। बंद